नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा आदि महत्वपूर्ण स्थलों की हमने जानकारी प्राप्त की थी। हमने ये देखा कि किस स्थल की खोज किसने की, इसका उत्खनन किसने किया, कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था और किस स्थल से किस किस वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए, कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई थी और इन स्थलों में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो हमने आपके साथ साझा की थी। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। तो आज हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा, देख दोस्तों, कालीबंगा में बंगा शब्द है। बंगा जो शब्द है, बंगा शब्द है, ये शब्द सिंधी भाषा का शब्द है। बंगा जो शब्द है वो है सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बंगा का दोस्तों सिंधी भाषा में काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, बंगा का अर्थ मुख्यतः होता है चूड़ियां और बंगा के आगे लगा हुआ है काला। इसका मतलब कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा में जो बंगा शब्द है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ियां। इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा के बारे में दोस्तों आगे बात करें तो कालीबंगा स्थित था राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा जो स्थल है ये हनुमानगढ़ से प्राप्त हुआ है और हनुमानगढ़ दोस्तों पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है कालीबंगा स्थल। यदि हम बात करते हैं कालीबंगा की खोज की तो कालीबंगा की खोज 1950-51 ईस्वी में 1950-51 ईस्वी में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष या इन्हें कहा जाता है ए घोष। अमलानंद घोष या ए घोष द्वारा कालीबंगा की खोज 1950-51 ईस्वी में की गई थी। यदि हम बात करते हैं इसके उत्खनन की, कालीबंगा के उत्खनन की यदि बात की जाए तो कालीबंगा का उत्खनन 1961 से लेकर और 1969 ईस्वी के मध्य किया गया है और इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों ब्रजबासी लाल जिन्हें हम कहते हैं बीबी लाल, ब्रजबासी लाल या बीबी लाल और बाल कृष्ण थापर जिन्हें हम कहते हैं बीके थापर। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। कालीबंगा की खोज 1950-51 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य ब्रजबासी लाल, बीबी लाल और बालकृष्ण थापर, बीके थापर ने किया था। यदि बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा जो स्थल था ये किस नदी के किनारे स्थित था तो कालीबंगा स्थल घग्गर नदी, इसी घग्गर नदी को दोस्तों कहा जाता है मृत नदी, इसे ही कहा जाता है मृत नदी। तो घग्गर या मृत नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा। घग्गर या मृत नदी के किनारे पर स्थित था कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये स्थल मिला था हनुमानगढ़ राजस्थान से। इसकी खोज 1950-51 ईस्वी में अमलानंद घोष या ए घोष द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य ब्रजबासी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने। और ये घग्गर नदी को हम कहते हैं मृत नदी। इस नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई थी। दोस्तों एक सवाल आता है, कई बार ये सवाल पूछा गया है
कि स्वतंत्रता के पश्चात आफ्टर 1947 स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था। इस प्रश्न को लेकर कई विरोधाभास उत्पन्न होते हैं, कई पुस्तकों में, कई गाइडों में इसका उत्तर अलग अलग दिया जाता है, लेकिन वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर, वर्तमान खोजों के आधार पर देखा जाए तो यह पाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा गया स्थल है रोपड़ और दूसरा स्थल है कालीबंगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कालीबंगा जो है इसकी खोज 1950-51 ईस्वी के मध्य हुई थी। रोपड़ की खोज भी 1950 में ही हुई थी, लेकिन रोपड़ खोजा गया था कालीबंगा से पहले। सन सेम हो सकते हैं, लेकिन पहले खोज की गई थी रोपड़ की। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूं, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखें, मैंने रोपड़ आपको विस्तार से पढ़ाया है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल रोपड़ है, जबकि दूसरा स्थल कालीबंगा है। इस सवाल को आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो यदि हम आगे बात करें, आपको याद रखना है, ये आपको नोट लगा के इसकी जानकारी रखनी है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल रोपड़ था, प्रथम स्थल रोपड़ था, जबकि दूसरा स्थल कालीबंगा था, जबकि दूसरा स्थल कालीबंगा था। बहुत ही बेहतरीन सवाल बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था रोपड़ और दूसरा स्थल था कालीबंगा। इसका दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कालीबंगा से हमें किन किन वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए, कौन कौन सी सामग्री हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। तो हम बात करते हैं प्राप्त अवशेष या सामग्री। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो अवशेष यदि हम बात करें तो कालीबंगा से दोस्तों हमें प्राप्त हुए थे जुते हुए खेत के साक्ष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जाता है ये। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों कहां से? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया था बनावली, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बनावली मैंने आपको बताया था कि लकड़ी मिट्टी के बने हल कहां से प्राप्त हुए थे। तो मिट्टी के बने हुए हल दोस्तों प्राप्त हुए थे बनावली से। और ध्यान रखना जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए से कालीबंगा से। पहला जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। उसके बाद यहां हमें द्विफसली खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द्विफसली खेती का मतलब होता है एक साथ दो फसलों का बोया जाना। द्विफसली खेती के साक्ष्य, द्विफसली खेती के साक्ष्य भी दोस्तों हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। द्विफसली खेती की यदि हम बात करें तो हमें एक साथ गेहूं एक साथ गेहूं जौ और चना एवं सरसों, ये इसे हम कहते हैं दोस्तों द्विफसली खेती। तो ध्यान रखना द्विफसली खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से। ऐसे अवशेष प्राप्त हुए थे हमको जहां से गेहूं और जौ और चना एवं सरसों को एक ही खेत में बोया गया था, एक साथ बोया गया था।
तो द्विफसली खेती के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हम बात करते हैं तीसरे अवशेष की। यदि तीसरे अवशेष की बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कालीबंगा में एक ही लाइन में 7 हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सवाल दोस्तों पटवारी में पूछ लिया गया है कि निम्न में से किस स्थल से एक साथ 7 अग्नि कुंड या हवन कुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा से एक पंक्ति में 7 हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य, हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य। इससे दोस्तों सीधा सा जानकारी ये लगती है कि यदि हवन कुंड या अग्नि कुंड मिले हैं तो ये लोग धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, कर्म कांडों पर यहाँ के लोग विश्वास करते थे, ये धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, देवताओं की पूजा करते थे। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन में। आपको यहाँ ये याद रखना है कि कालीबंगा से हमको अग्नि कुंड या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ से हमको युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान का मतलब है एक साथ 2 व्यक्तियों को दफनाया जाना। तो युगल समाधान के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हमको कालीबंगा से। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए, मैं आपको एक सवाल बताता हूं और सवाल यह है दोस्तों, वो आपको याद रखना है। देखिए हर स्थल से कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे वो स्थल, उस स्थल से जो सवाल पूछा जाता है तो वो उसी महत्वपूर्ण जानकारी से पूछा जाता है। उस स्थल से जो अवशेष प्राप्त हुआ है उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत अधिक जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों के बारे में हमें और अधिक जानकारी देखने को मिलती है। तो यदि मैं आपसे बात कहूं कि ये सवाल मैं आपसे करूं कि अग्नि कुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, सवाल मैं ये कर रहा हूं अग्नि कुंड, और अग्नि कुंड के साथ ही मैं एक चीज और लिख रहा हूं युगल समाधान। अग्नि कुंड और युगल समाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कि साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुई। सवाल मेरा है कि अग्नि कुंड या युगल समाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ऑप्शन दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है बनावली, और ऑप्शन डी है सुरकोटदा। सवाल एक बार फिर ध्यान से पढ़िए आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अग्निकुंड या युगल समाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। अभी मैंने आपको बताया है कि एक लाइन में 7 अग्निकुंड और युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों कहां से, कालीबंगा से। लेकिन सवाल जब आपको दिया गया है, सवाल में ऑप्शन ही नहीं है कालीबंगा, अब आपका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों विशेष रूप से याद रखना 2 स्थल हैं, एक तो है लोथल और एक है कालीबंगा। इन दोनों स्थलों से जो चीज कॉमन प्राप्त हुई है, इन दोनों स्थलों से युगल समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दोनों ही स्थलों से दोस्तों प्राप्त हुए हैं क्या, युगल समाधान के साक्ष्य, और इन दोनों ही स्थलों से हमको अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्नि कुंड या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा से भी अग्नि कुंड प्राप्त हुआ है और लोथल से भी अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से भी युगल समाधान प्राप्त हुआ है और लोथल से भी युगल समाधान प्राप्त हुआ है। लोथल से जब युगल समाधान प्राप्त होता दोस्तों, तो एस आर राव ने
रंगनाथ राव ने जब ये युगल समाधान प्राप्त हुए थे तो एक चीज की तरफ इशारा किया था कि हो ना हो सिंधु घाटी सभ्यता में जब युगल समाधान मिले थे तो इससे यह अनुमान लगाया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के क्या थे, साक्ष्य। तो ये कहा जाता है एस.आर. राव ने इन युगल समाधानों को देखकर एक बात कही थी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के प्रमाण हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता में किसके प्रमाण हैं? सती प्रथा के प्रमाण हैं। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा विद्यमान थी या नहीं थी। इस बारे में सबसे पहले एस.आर. राव ने जब युगल समाधान देखे थे तो उनके आधार पर यह अनुमान लगाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा जैसी कोई प्रथा विद्यमान थी। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कालीबंगा और लोथल दोनों से ही अग्निकुंड और युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेगा यहां से। यदि ऑप्शन में लोथल नहीं हो तो कालीबंगा होगा, कालीबंगा नहीं है तो लोथल होगा, दोनों में से कोई एक जरूर होगा। आगे बात करते हैं, आगे कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। हमने अब तक आपको बताया कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से। कालीबंगा से द्विफसली खेती गेहूं और जौ और चना और सरसों को एक साथ बोया गया था। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे यदि आगे हम बात करें कि और क्या प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, दोस्तों कालीबंगा से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो विशेषता ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक घर में जल की निकासी की विशेषता थी। जल की निकासी की विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रत्येक घर में नालियां हुआ करती थी और इस नाली को मेन नाली से जोड़ा गया था। प्रत्येक घर का गंदा जो पानी था वो उस मेन नाली में चला जाया करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है कौन सी? जल की निकासी। यहां से एक सवाल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों कि आपसे यह पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जल की निकासी का अभाव सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में था। इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, एक सवाल लिख रहा हूं मैं आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जल की निकासी। महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जल की निकासी। मतलब प्रत्येक स्थल में, प्रत्येक स्थल से जो भवन प्राप्त हुए हैं उन भवनों से नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया था कि जो गंदा पानी हुआ करता था उस पानी को प्रत्येक घर में जो नाली थी उस नाली से मेन नाली से जोड़ा गया था। तो सवाल मेरा यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जल की निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता और महत्वपूर्ण विशेषता है जल की निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जल की निकासी, महत्वपूर्ण विशेषता जल की निकासी का अभाव कहां था। आपसे यह पूछ रहा है कि उस स्थल को आपको बताना है जहां जल की निकासी का अभाव था। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। मेरा ऑप्शन ए है कालीबंगा, कालीबंगा। ऑप्शन बी है बनावली, बनावली। ऑप्शन सी है धौलावीरा, धौलावीरा। ऑप्शन डी है हड़प्पा। दोस्तों सवाल एक बार फिर आप ध्यान से पढ़िए। सवाल मेरा यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, किस स्थल में जल की निकासी की व्यवस्था का अभाव था। जल की निकासी की व्यवस्था का अभाव था। कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। और एक ऑप्शन दोस्तों ये है मेरा ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए इस सवाल के उत्तर को समझने से पहले, जानने से पहले, सबसे पहले हमें कालीबंगा के बारे में अध्ययन करना है। कालीबंगा से दोस्तों नालियां प्राप्त हुई थी या नहीं हुई थी?
अगर इसके बारे में पूछा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कालीबंगा से नालियां प्राप्त हुई थी। कालीबंगा की जब खुदाई की गई, जब यहां से उत्खनन किया गया कालीबंगा का, तो कालीबंगा से नालियां प्राप्त हुई थी। लेकिन दोस्तों जो कालीबंगा से नालियां प्राप्त हुई थी वो नालियां लकड़ी की थी। विश्व का पहला ऐसा स्थल है ये, प्राचीन लकड़ी, विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य जहां से प्राप्त हुए हैं वो है कालीबंगा। इंपॉर्टेंट है, विश्व में लकड़ी की नालियों के, विश्व में जितनी भी सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य जिस स्थल से प्राप्त हुए थे वो स्थल था कालीबंगा। विश्व में लकड़ी की नालियों के, विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। इसका मतलब यह है, अगर लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जल की निकासी की व्यवस्था तो थी, लेकिन लकड़ी की नालियों के कारण इस व्यवस्था को हम पूरी तरह यहां नहीं देख पाए थे। कुल मिलाकर यहां जल की निकासी की व्यवस्था का क्या था? अभाव था। इसका सबसे बड़ा कारण यहां से किसकी नालियां प्राप्त हुई है? लकड़ी की नालियों से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते, ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कालीबंगा में एक सुव्यवस्थित जल की निकासी की व्यवस्था थी। इस कारण कहा जाता है कि कालीबंगा में लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप से कि यहां जल की निकासी की व्यवस्था अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी। इस कारण यह कहा जाता है कि कालीबंगा से जल की निकासी का अभाव प्राप्त हुआ। पहला तो ए ऑप्शन आपका यहां तक सही हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन आएगा बनावली। बनावली में दोस्तों जब भी मैंने आपको बनावली पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बात पढ़ाई थी कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां से जल की निकासी की व्यवस्था के अभाव प्राप्त हुए हैं या जल की निकासी की व्यवस्था के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो बनावली से भी दोस्तों स्पष्ट जल की निकासी की व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। स्पष्ट जल की निकासी, स्पष्ट जल की निकासी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। स्पष्ट जल की निकासी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। स्पष्ट जल की निकासी के साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए थे। उसके बाद ये भी सही है। उसके बाद अगला ऑप्शन है धौलावीरा। और धौलावीरा में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम जल संरक्षण तकनीक, कृत्रिम जल संरक्षण तकनीक, बूंद बूंद सिंचाई, कृत्रिम जल संरक्षण तकनीक, कृत्रिम जल संरक्षण तकनीक, कृत्रिम जल संरक्षण तकनीक, इसको कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहा जाता है? वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? उन्नत जल तकनीक, उन्नत जल तकनीक या कृत्रिम जल संरक्षण पद्धति या वाटर हार्वेस्टिंग, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे धौलावीरा से। तो ये तो है ही। तो अभाव की पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इज ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे बनते हैं। आपको प्रत्येक टॉपिक में से उन सवालों को छांटना है जहां से महत्वपूर्ण संभावना होती है क्वेश्चन बनाने की, उस पार्ट को छांटना है जिस पार्ट से बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। दोस्तों परंपरागत पैटर्न पर चलने से एक नुकसान यह होता है कि आप नहीं समझ पाते हैं कि एग्जामिनर का मूड क्या है, एग्जामिनर कहां से सवाल बनाने वाला है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप विगत भर्ती परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं जिस भी टॉपिक से, उन सवालों का आप एक बार एनालाइज करें, उनका विश्लेषण करें और उसके बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि किस टॉपिक से, किस पार्ट से कौन सा सवाल बन सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के आप उन स्थलों को महत्वपूर्ण रूप से याद करें, विशेष रूप से उन स्थलों को आप याद करें जहां से या तो
सेम अवशेष प्राप्त हुए हैं या उन अवशेषों में कोई अंतर प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हवन कुंड और युगल समाधान के साक्ष्य दो स्थलों से प्राप्त हुए थे, एक तो कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं और एक लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। अगर आप एक को पढ़ के गए और वो ऑप्शन में नहीं आया तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक, और आप हो सकता है हड़बड़ी में गड़बड़ी में सवाल गलत करके भी आ जाए। इसलिए आपको इन चीजों का विशेष याद रखना है और वही मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं। अगर जल की निकासी के अभाव की बात की जाए, विशेषता तो यही थी कि हर स्थल से, अधिकांश स्थलों से नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन दो स्थल ऐसे थे, कालीबंगा और बनावली, जहां से जल की निकासी की व्यवस्था का अभाव था। तो अगला जो महत्वपूर्ण अवशेष था कालीबंगा सभ्यता का वो ये था, विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य। विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए थे कहां से? कालीबंगा से। यह आपको याद रखना है। उसके बाद हम अगले अवशेष की बात करते हैं, कालीबंगा से और क्या प्राप्त हुआ है। दोस्तों कालीबंगा के भवनों को जब देखा गया, जब इसकी खोज की गई, उत्खनन किया गया था, तो जो कालीबंगा के भवन थे, कालीबंगा के जो भवन थे, कालीबंगा के भवनों में यह देखा गया था कि कालीबंगा के भवनों की जो दीवारें थी, उन दीवारों में दरार प्राप्त हुई थी। दीवारों में क्या प्राप्त हुई थी? जो भवन थे, भवन की दीवारों में दरार प्राप्त हुई थी। भवन की जो दीवारें थी, भवन की दीवारों में दरारें प्राप्त हुई थी। अब देखिए दोस्तों, भवन की जो दीवार हैं उनमें दरार क्यों आएगी? दरार आने का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है भूकंप। वो है क्या? भूकंप, अर्थक्वेक। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, यहां से आपसे पूछेगा कि विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। अगर बात करता है कि विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों कालीबंगा से। इसका कारण था कि कालीबंगा के जो भवन थे उनमें दरारें प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि कालीबंगा के जो भवन थे उनमें जो दरार आई थी, उन दरारों का जो मुख्य कारण था दोस्तों, दरारों का मुख्य कारण था भूकंप। तो विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। आपसे पूछेगा कि विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे दोस्तों कालीबंगा से, और विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। आगे हम बात करते हैं, अगले यदि अवशेष की बात करें कि कालीबंगा से और क्या प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों कालीबंगा से जो मोहरें प्राप्त हुई थी, मोहर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई थी दोस्तों, इन मोहरों को हम अलग से आपको विस्तार से बताऊंगा मैं एक साथ कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे कैसे मोहरें प्राप्त हुई थी, किस आकार की मोहर प्राप्त हुई थी, ये मोहरें किस धातु की बनी होती थी। तो फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल था कालीबंगा, कालीबंगा से जो मोहरें प्राप्त हुई थी, ये दोस्तों मोहरें थी बेलनाकार। तो आपसे पूछेगा कि बेलनाकार मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी, तो बेलनाकार मोहरें दोस्तों प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट है, बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें दोस्तों प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अवशेष की। तो कालीबंगा से दोस्तों हमें एक बालक का कपाल खंड मिला। कपाल खंड का मतलब बालक की खोपड़ी में मिली, उस खोपड़ी में 6 छेद मिले थे। बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले थे। उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि ये किसके प्रमाण है? प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के। तो आपसे पूछेगा प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है? बालक की खोपड़ी में 6 छेद प्राप्त हुए थे, तो छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी, छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी, छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी के साक्ष्य। तो छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त है दोस्तों,
और ये क्या है, शल्य चिकित्सा का, जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है, जो शल्य चिकित्सा का, जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है, जो शल्य चिकित्सा का क्या है, प्राचीनतम प्रमाण है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर यह हमने अनुमान लगाया था कि ये शल्य चिकित्सा का क्या है, प्राचीनतम प्रमाण। तो शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण हमको कहां से मिल गए थे, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण हमको मिल गए थे कालीबंगा से। फिर दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाएगा, और वो सवाल यह है, मैं आपको सवाल लिख रहा हूं, सवाल यह है कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, शल्य चिकित्सा के, शल्य चिकित्सा के, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी है बनावली। आपको दोस्तों यह बताना है कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी जिसमें 6 छेद थे, उसके आधार पर अनुमान लगाया गया था कि शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण है। लेकिन मैंने जैसे ही आपको सवाल दिया, इस सवाल में आप ये देख पा रहे हैं कि कालीबंगा ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस स्थिति में आपका उत्तर क्या होगा, इस स्थिति में आपका उत्तर होगा दोस्तों लोथल। तो आपको लोथल और कालीबंगा यहां से फिर एक कॉमन चीज प्राप्त हुई है, और आपको यह याद रखना है कि लोथल और कालीबंगा दोनों ही स्थलों से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, शल्य चिकित्सा के प्राचीन प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण, शल्य चिकित्सा के, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण। तो शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं 2 स्थलों से, और 2 स्थल है वो लोथल और कालीबंगा। इसको आपको दोस्तों विशेष रूप से याद रखना है। ऐसे ही सवालों को आपको विशेष रूप से याद रखना है जहां से ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अवशेष की कि और क्या प्राप्त हुआ है हमें यहां से। अगर बात करें दोस्तों तो हमें यहां से प्राप्त हुए हैं ऊंट की हड्डियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऊंट की हड्डियां, ऊंट की हड्डियां या ऊंट की अस्थियां, ऊंट की हड्डियां या ऊंट की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई थी। तो ऊंट की हड्डियां या ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई थी दोस्तों कहां से, कालीबंगा से। अब एक फिर वो सवाल बनाएगा आपको, और सवाल ये बनाएगा कि ऊंट की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई। सवाल ये है, सवाल है कि ऊंट की अस्थियां, ऊंट की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई, ऊंट की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई, ऊंट की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई। और उसमें आपको उसने ऑप्शन दिया कि ऊंट की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है सुरकोटदा, और डी ऑप्शन है लोथल।
मैंने अभी आपको बताया है कि ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। ऑप्शन में कालीबंगा है ही नहीं, तो अब आपका उत्तर क्या होगा? अब आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। तो एक बार फिर महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों ही ऐसे स्थल हैं जहां से हमें क्या प्राप्त हुई है? ऊंट की अस्थियां। तो दोनों कॉमन स्थल हैं दोस्तों। कौन कौन से? कालीबंगा और मोहनजोदड़ो दोनों कॉमन स्थल हैं जहां से हमको ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से आपको इस सवाल को याद रखना है, यह सवाल कई बार पूछा गया है। तो आप ऑप्शन में देखोगे या तो आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा या कालीबंगा मिलेगा। अगर दोनों मिलेंगे तो उसमें एक ऑप्शन देगा कि ए एवं बी दोनों, या बी एवं सी दोनों, या ए एवं सी दोनों। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से हमें प्राप्त हुई थी दोस्तों क्या? ऊंट की अस्थियां। आगे हम बात करते हैं कि और कौन सा अवशेष यहां से हमें प्राप्त हुआ था। तो आगे यदि हम बात करें दोस्तों, कालीबंगा के प्रत्येक घर में हमको कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब यदि आप कालीबंगा के जब घरों की खुदाई की गई थी, इन घरों का उत्खनन किया गया था, तो हमें प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो अगला है प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य। कालीबंगा के प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य। कालीबंगा के प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य। ये भी आपको याद रखना है कि कालीबंगा के प्रत्येक घर में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कुएं के साक्ष्य। हर घर में कुआं बनाया गया था, तो कालीबंगा के प्रत्येक घर में हमको कुएं के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा। कालीबंगा की यदि हम बात करते हैं तो आपको मैं एक बार रिवाइज कराता हूं कि हमने कालीबंगा में क्या क्या पढ़ा दोस्तों। हमने कालीबंगा में सबसे पहले पढ़ा था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये सभ्यता हमको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुई थी। घग्गर या मृत नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। इसकी खोज 1950-51 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य ब्रजवासी लाल, बी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर यह पूछा जाए कि वह कौन सा स्थल है जिसको स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले खोजा गया था, तो आपको याद रखना है स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले खोजा गया स्थल था रोपड़ और दूसरा स्थल था कालीबंगा। उसके बाद हमने बात की कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, द्विफसली खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, एक पंक्ति में 7 हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो यहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। यहाँ से हमको युगल समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद मैंने आपको एक बेहतरीन सवाल बताया था कि अगर ये पूछा जाए कि अग्निकुंड और युगल समाधान के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए थे, तो लोथल और कालीबंगा दोनों ही स्थलों से हमको हवन कुंड या अग्निकुंड और युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इन्हीं युगल समाधानों को SR राव ने सती प्रथा का प्रतीक बताया था। उसके बाद हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जल की निकासी। लेकिन 2 स्थल ऐसे प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जहां से जल की निकासी का अभाव पाया जाता है। वो दोनों स्थल हैं दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से हमको लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और बनावली, इन दोनों स्थलों से जल की निकासी का अभाव प्राप्त हुआ था। आगे मैंने बताया था कि उत्खनन में जो भवन प्राप्त हुए थे उन भवनों की दीवारों में दरारें थी, जिससे यह अनुमान लगाया गया था कि यह भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण हैं। तो भूकंप के जो प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों कालीबंगा से। मोहरों की बात करें तो कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी। कालीबंगा और लोथल से एक कॉमन चीज प्राप्त हुई थी, छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी, और इसको शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना गया। तो आपको याद रखना है दोनों कॉमन है कि कालीबंगा और लोथल दोनों से ही शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण
प्राप्त हुए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऊंट की हड्डियां। ऊंट की हड्डियां दोस्तों दो स्थलों से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा से भी ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई थी और मोहनजोदड़ो से भी ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा के प्रत्येक घर में हमको कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल था कालीबंगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की। काली की सिंधु घाटी सभ्यता से और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए थे। देखो दोस्तों यहां से सवाल आता है, इस बार भी रीट में यहीं से सवाल पूछा गया था कि निम्न में से उन स्थलों को छांटिए जो पाकिस्तान में स्थित थे। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था ये भारत के अलावा पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में था। तो सवाल यही पूछा गया था कि उन स्थलों को छांटिए जो पाकिस्तान में स्थित थे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो थे वो स्थित थे भारत में, उसके बाद दूसरे नंबर पर स्थल स्थित थे पाकिस्तान में, और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल थे वो स्थित थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से केवल 2 ही स्थल प्राप्त हुए थे, मुंडी गाक और सुरतगोई। तो अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल। देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की हम बात करते हैं। इसमें आपको एक टेबल याद रखनी है, उस टेबल में सारे महत्वपूर्ण स्थल आ जाएंगे कि कौन सा स्थल कहां स्थित था। देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की हम बात करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल थे। अफगानिस्तान, ये दोस्तों हम अफगानिस्तान की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया है सबसे कम स्थल प्राप्त हुए थे अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए थे, मुंडी गाक और सुरतगोही। मुंडी गाक और सुरतगोही। सुरतगोही के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई थी कि सुरतगोही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु था, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु था सुरतगोही, और सुरतगोही से ही हमको नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए थे, मुंडी गाक और सुरतगोही। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान स्थित है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान और दोस्तों बलूचिस्तान स्थित है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो यहां से हमको दोस्तों प्राप्त हुए थे स्थल मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सोतका कोह, क्वेटा घाटी, कुल्ली, मेहरगढ़, कुल्ला, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, क्वेटा घाटी, कुल्ला, कुल्ली, बालाकोट और डाबरकोट। बालाकोट और डाबरकोट, ये स्थल दोस्तों स्थित थे बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान में। यहीं से सवाल पूछा गया था
कि निम्न में से कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित थे। तो पाकिस्तान में भी विभिन्न प्रांत थे, वहां स्थल स्थित थे और वो सवाल पूछा गया था। तो ये जो स्थल हैं ये पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी कहां स्थित है, बलूचिस्तान में, मेहरगढ़, सुतका गैंडोर, सुतका गोह, क्वेटा घाटी, कुल्ला, कुल्ली, डाबरकोट और बालाकोट। उसके बाद दोस्तों अगला है सिंध। सिंध, और सिंध पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान। आगे हम बात करते हैं कि सिंध पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। सिंध पाकिस्तान, यदि सिंध पाकिस्तान की बात करें तो सिंध पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल प्राप्त है दोस्तों, तो देखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोट डीजी, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोट दीजी, आमरी। मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोट दीजी और आमरी, ये स्थल दोस्तों प्राप्त हुए थे सिंध पाकिस्तान से। एक स्थल और आप याद रख सकते हैं, अली मुराद, अली मुराद, अली मुराद। देखिए अफगानिस्तान से प्राप्त हुए थे मुंडी गाक और सुरतगोही। बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़, सुतका गैंडोर, सोतका कोह, क्वेटा घाटी, कुल्ला, कुल्ली, बालाकोट और डाबरकोट। सिंध पाकिस्तान से, ये स्थल है पाकिस्तान में, लेकिन ये स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान से प्राप्त हुए थे, ये स्थल पाकिस्तान के सिंध से प्राप्त हुए थे। तो सिंध पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे दोस्तों मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोट दीजी, आमरी और अली मुराद। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब, और पंजाब की दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान वाले की, पंजाब के उस हिस्से की बात करते हैं जो पाकिस्तान में है। तो अगला है पंजाब पाकिस्तान। चौथा है दोस्तों पंजाब पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पंजाब पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है पहला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों पहला हो जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा। डेरा इस्माइल खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी। जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, जलीलपुर और गुमला। ये दोस्तों इसमें से पूछ लिया गया है। डेरा इस्माइल खान पूछा जा चुका है और रहमान ढेरी पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि पंजाब पाकिस्तान से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए थे, हड़प्पा। ध्यान रखना हड़प्पा भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, चनूदड़ो भी पाकिस्तान में है। लेकिन अगर प्रांत पूछ लिया जाए तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो ये प्राप्त हुए थे पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, जबकि हड़प्पा प्राप्त हुआ था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों स्थल हैं पाकिस्तान में, लेकिन यदि पाकिस्तान के प्रांत की बात यदि आपसे पूछ लिया जाए तो प्रांत अलग अलग हैं। मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो तो प्राप्त हुए थे पाकिस्तान के सिंध प्रांत से और नदी थी सिंधु नदी, जबकि हड़प्पा प्राप्त हुआ था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की, लेकिन ये पंजाब वो है जो भारत में है। अगली हम बात करते हैं पंजाब भारत। यहां से दोस्तों हमको प्राप्त हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वतंत्रता के बाद
खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़, यही से प्राप्त हुआ है। रोपड़, बाड़ा, संघोल, रोपड़, बाड़ा, संघोल और दोस्तों प्राप्त हुआ है चक 86। रोपड़, बाड़ा, संघोल और चक 86 ये स्तर प्राप्त हुए हमें पंजाब से। देखिए दोस्तों यहां से सवाल आ चुका है, एक बार सवाल आया था सुमेलित कीजिए, इधर तो स्थान थे उधर थे स्थल की, कौन सा स्थान कहां स्थित था, तो चक 86 जो था दोस्तों ये स्थित था पंजाब में। इसी का एक समानार्थी है चक 84। अगर चक 84 पूछा जाए आपसे कि चक 84 चक 84 कहां स्थित था, तो विशेष रूप से याद रखना है चक 84 स्थित था श्री गंगानगर में, जबकि चक 86 मिला है कहां से, पंजाब भारत से। तो ये स्तर प्राप्त हुए दोस्तों पंजाब भारत से, रोपड़, बाड़ा, संघोल और चक 86। उसके बाद यदि हम बात करें हरियाणा से, तो हरियाणा के स्थल हमने पढ़े हैं, राखीगढ़ी पढ़ा है, बनावली पढ़ा है। तो हरियाणा से प्राप्त हुए दोस्तों राखीगढ़ी, बनावली, ये आपने पढ़ा है। आपको इसमें विशेष रूप से याद रखना है मीताथल, कौन सा स्तर याद रखना है, मीताथल। मीताथल आपको विशेष रूप से याद रखना है। मीताथल जो स्थल था ये प्राप्त हुआ है मीताथल, मीताथल प्राप्त हुआ है हरियाणा से। और आपको एक याद रखना है कुनाल, कुनाल भी कहां से प्राप्त हुआ है, हरियाणा से। तो राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल और कुनाल ये दोस्तों प्राप्त हुए थे हरियाणा से। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि ये भी था दोस्तों, जब रीट में सवाल आया था तो उसमें एक ऑप्शन आलमगीरपुर भी था, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है, ये कहां था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था आलमगीरपुर, बड़ा गांव, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास ये दोस्तों प्राप्त हुए थे उत्तर प्रदेश से। तो पंजाब पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी, जलीलपुर और गुमला। पंजाब भारत से प्राप्त हुए थे रोपड़, बाड़ा, संघोल और चक 86। आपको याद रखना है चक 84 से प्राप्त हुआ था श्रीगंगानगर से। हरियाणा से प्राप्त हुआ था राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल और कुनाल। उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास। आगे हम बात करते हैं गुजरात। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि गुजरात से कौन कौन से स्तर प्राप्त हुए थे। तो 8वां है गुजरात। गुजरात की यदि हम बात करें दोस्तों लोथल, लोथल दोस्तों प्राप्त हुआ था गुजरात से। लोथल, रंगपुर, रोजदी, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पत्तन, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पत्तन, भगतराव, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पत्तन, भगतराव, धौलावीरा, देसलपुर, धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा, धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा ये स्थल प्राप्त थे दोस्तों कहां से, गुजरात से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो भारत में थे वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो आपको विशेष रूप से याद रखना है गुजरात से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए। गुजरात से सिंधु घाटी सभ्यता के, इंपॉर्टेंट सवाल है,
गुजरात से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए। गुजरात से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जिस जगह से प्राप्त हुए दोस्तों, वो जगह थी गुजरात। अगर फिर पूछ ले कि सबसे कम स्थल, तो जम्मू कश्मीर से केवल एक स्थल मिला था, मांडा। तो जम्मू कश्मीर से सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल प्राप्त हुए। एक स्थल प्राप्त हुआ था मांडा, जो कि उत्तरी बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे कम स्थल प्राप्त हुए। आपको दोस्तों ये याद रखने हैं, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल पढ़ा था कालीबंगा। कालीबंगा के बाद दोस्तों हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल। इनमें आपको याद रखना, यहीं से ही इसी सारणी से दोस्तों इस बार रीट में सवाल पूछा गया था। अफगानिस्तान से प्राप्त हुए थे मुंडीगाक और सुरतगोही। बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सोतका कोहो, क्वेटा घाटी, कुल्ला, कुल्ली, बालाकोट और डाबरकोट। सिंध पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोट दीजी, आमरी और अली मुराद। उसके बाद पंजाब पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, जलीलपुर और गुमला। पंजाब भारत से प्राप्त हुए थे रोपड़, बाड़ा, संघोल और चक 86। लेकिन विशेष रूप से याद रखना, चक 84 प्राप्त हुआ था श्रीगंगानगर से। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा से प्राप्त हुए थे राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल और कुनाल। उसके बाद है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास। उसके बाद था गुजरात। गुजरात से प्राप्त हुए थे लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपत्तन, भगतराव, धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा। तो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो थे वो प्राप्त हुए थे गुजरात से, और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल प्राप्त हुए थे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से एक स्थल प्राप्त हुआ था मांडा, जो इसका उत्तरी बिंदु था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने आज कालीबंगा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन किया था। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए